वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान। तो साथियों आज का वीडियो है और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अब डिफिनीसन में। जो इम्पोर्टेंट डिफिनीसन है, परिभाषा है, जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं, उसको जो है समझ लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। एक वीडियो और लूँगा जहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट साइकोटिक दवाइयाँ हैं उनको बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी मूड स्टेबलाइजर, ऐसे जो कर के जो दवाइयाँ हैं 5, 6, 7 दवाइयाँ हैं, उस ग्रुप के सभी दवाइयों को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे कि किस दवाई का जो है क्या काम है। ठीक है। बाकी जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर का हो सकता था वो मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट था लगभग हमने कर दिया है और ये आखिरी वीडियो है। ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग के लिए मैं एक डिफिनीसन एक या दो वीडियो डिफिनीसन का आएगा और एक वीडियो जो है टोटली जो भी दवाइयाँ हैं साइकोटिक दवाइयाँ उसको लेकर आएंगे। ठीक है। चलिए बाकी जो लोग बिहार के हैं, जो लोग राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अब मैं उनको रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है। बिहार में तो 24 से एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर वाले का, तो जो 5 नंबर 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैं करा ही रहा हूँ तो उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए आज का प्रश्न है एंजाइटी यानी चिंता या घबराहट के बारे में। ठीक है, कि एंजाइटी यानी चिंता क्या होता है, घबराहट क्या होता है। यह एक मानसिक प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एंजाइटी चिंता या घबराहट, यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक रोग है। यह एक साइकोलॉजिकल रोग है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। जो क्या होता है, इमोशनल, व्यक्ति के अंदर जो है इमोशनल चेंजेज, शारीरिक कोई भी चेंजेज होता है या साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से कोई चेंज होता है, जैसे दुख, चिंता, ये सब जो व्यक्ति के अंदर कोई काम असफल होता है तो व्यक्ति के अंदर जो है चिंता होने लगता है, डर सताने लगता है। ठीक है, और व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है और यही भाव के कारण जो है व्यक्ति में चिंता होने लगता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है। चिंता जब व्यक्ति के अंदर सताता है तो उससे जो है भविष्य में जो होने वाला काम है या कोई भी चीज़ है उसके प्रति व्यक्ति को जो है कल्पना करने लगता है कि मेरा काम आगे जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डर सा जाता है व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगता है अपने भविष्य के लेकर, अपने चीज़ों को लेकर कि आगे मेरा काम जो है कैसा होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। और ये जो है संपूर्ण मानसिक और शारीरिक आवेग मतलब इमोशनल उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, यह एक साइकोलॉजिकल रोग होता है। समझ गए एंजाइटी के बारे में। चलिए सीधा समझिए कि यह क्या होता है, यह एक मानसिक रोग है, यह एक मनोदिशा होता है, एक मनोदशा होता है। जब व्यक्ति अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो वह एक ऐसे सीमा में जाता है कि वह डर जाता है और डरने के साथ साथ वह जो है इमेजिन करने लगता है कि मेरा भविष्य में कैसे क्या होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, और उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगता है व्यक्ति के अंदर और वही जो है क्या हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। ठीक है। चलिए चिंता क्या है देख लीजिए। चिंता क्या है, चिंता के कारण, कॉज ऑफ एंजाइटी का क्या कारण हो सकता है देख लीजिए। एंजाइटी का अलग अलग कारण है, अनुवांशिक कारण है, जीनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, प्रथम संबंधी से 15% संभावना तथा मोनोजाइट से 80% संभावना होती है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट रिलेशन से 15% संभावना होता है। ठीक है, और मोनोजाइगोट से 80% संभावना होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिए, अगर अनुवांशिक किसी में होता है तो जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो प्रथम संबंधी होता है, उससे 15% संभावना होता है होने का, और मोनोजाइगोट से 80% संभावना होता है। ठीक है, मोनोजाइगोट क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा है जैव रसायन कारण, बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर का मतलब क्या है देख लीजिए यहाँ पे कि गावा न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में अनियमित होने से। ठीक है, देखिए जैव बायोलॉजिकल फैक्टर है कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में हार्मोनल चेंजेज होता है। हमारे ब्रेन में जो है रसायन भी उपलब्ध है जैविक रूप में। ठीक है ना, केमिकल भी उपलब्ध है। तो इसके जो है अनियमित स्तर जब होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर में जब अनियमित स्तर होता है तो ये जो है चिंता व्यक्ति को सताता है और वही जो है बायोकेमिकल फैक्टर होता है। ठीक है, समझ गए।
चलिए तीसरा कारण देखिएगा, साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी कैसे होता है? इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में विस्थापन में होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। देखिए साइकोडायनेमिक थ्योरी है कि मन में हम कोई चीज़ रखे हैं दमन करके, ठीक है, कोई चीज़ मन में बहुत ज़्यादा चीज़ सोच कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो रुचि जो मन है वो जो है जो चीज़ के प्रति सोच रहे हैं कि हाँ ये काम जो है आगे हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन उसमें जो है असफल हो जाते हैं। असफल होने से हमारे आत्मा क्या होता है, आत्मा को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है, और ऐसे में जो है व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को जो है अपने जो भी सोच विचार था जिस चीज़ के लिए कि आगे कोई भी काम हम करेंगे, उस काम में असफल होने से जो है उस असफलता के जगह जो सफलता होना चाहिए उसके जगह पर क्या आ गया, असफल चीज़ें विस्थापित हो गया। और यही जो है साइकोडायनेमिक थ्योरी होता है, समझ गए। जो साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक प्रतिक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में विस्थापन होता है, ठीक है, कि जो आपका आत्मा का जो दमनात्मक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो आपके आत्मा के अंदर दमन है बैठा है, और उसके लेकर जो है असफल होना ही जो है साइकोडायनेमिक थ्योरी कारण बनता है एंजाइटी का, ठीक है। चलिए चौथा कारण देखिएगा कि चौथा कारण क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब है कि इसके अनुसार नकारात्मक व अकारण सोच लोगों के अंदर चिंता पैदा करता है, ठीक है। देखिए कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि इसके अनुसार व्यक्ति जो है नकारात्मक व अकारण सोच लोगों के अंदर चिंता पैदा करता है, मतलब बिना किसी कारण के निगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं या बिना किसी कारण के ज़्यादा सोचने से भी जो है क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एंजाइटी, घबराहट या चिंता होने लगता है। तो ये जो है आपको कॉग्निटिव थ्योरी से बचना चाहिए, बिना किसी कारण ज़्यादा नहीं सोचिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहे, तो जो है आपके अंदर चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो चिंता के चार कारण क्या है, जीनेटिक्स कारण, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, उसके बाद साइकोडायनेमिक थ्योरी, और इसके बाद क्या चीज़ आपका है, जैव रासायनिक कारण। समझ गए। जैव रासायनिक कारण में क्या है कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में अनियमितता होने से होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देख लीजिए चिंता एंजाइटी के कौन कौन से प्रकार है। तो एक होता है मिल्ड एंजाइटी, मिल्ड मतलब कम, कम मतलब एंजाइटी होगा लेकिन कम होगा। एक होगा मॉडरेट एंजाइटी मतलब अधिक चिंता, और एक होगा अत्यधिक चिंता मतलब सीवियर एंजाइटी, और एक होगा सर्वाधिक चिंता मतलब पैनिक एंजाइटी। समझ गए। तो ये कुल 4 प्रकार के एंजाइटी होता है, कम एंजाइटी, अधिक और अत्यधिक और सर्वाधिक, ठीक है। मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और पैनिक, ये एंजाइटी का प्रकार है, ठीक है। चलिए अब एंजाइटी का लक्षण देखिए कि अगर किसी में एंजाइटी होता है तो कौन कौन से लक्षण होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले देख लीजिए एंजाइटी किसी में होता है, चिंता होता है तो उसके जो है छाती में दर्द होगा, निगलने में कठिनाई होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है, असमान हृदय गति होगा, मल में अवरोध आएगा, पसीना आएगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जो है अनिद्रा मतलब नींद नहीं लगेगा, और कपकपी होगा शरीर में, ठीक है। एंजाइटी में मतलब व्यक्ति अपने कामों को, भविष्य में होने वाले कामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इमेजिनेशन कर लेता है और डर सा जाता है कि भविष्य में जो मेरा होने वाला चीज़ है, काम है, उसमें सफलता होंगे या नहीं होंगे। और ये सब जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो डर जाता है, घबराहट जो होने लगता है किसी चीज़ को लेकर, तो व्यक्ति में जो है तरह तरह के शारीरिक प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा घबराने से पसीना आने लगता है, धुंधला दिखाई देगा, अनिद्रा मतलब नींद नहीं लगेगा, कंपी आएगा, ठीक है, मल में अवरोध बन जाएगा, ठीक है, असमान हृदय गति हो जाएगा, छाती में दर्द, निगलने में दर्द, ठीक है, और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगा। ये सब जो है होता है लक्षण, समझ गए। चलिए एंजाइटी का उपचार कैसे होगा। तो मनोरोग रोधी, ठीक है, मनोरोग रोधी औषधि जैसे हैलोपेरिडोल और CPZ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग, समझ गए। एंटीसाइकोटिक ड्रग में हैलोपेरिडोल और CPZ दिया जाता है, ठीक है। अगर एंटी एंजाइटी दवाइयाँ देना है तो डाइजापाम,
जो है 0.5 से 15 mg प्रति डे देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, व्यक्ति के अंदर चिंता को कम करके व्यक्ति को रिलैक्स देता है, शांति देता है और नींद भी लाता है, ठीक है। तो डाइजापाम ये हो गया एंटी एंजाइटी, और एंटी साइकोटिक हो गया हैलोपेरिडोल, ठीक है ना, हैलोपेरिडोल CPZ, समझ गए। चलिए उसके बाद मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण किया जाता है, पढ़ा जाता है, मन सम्मोहन किया जाता है, ठीक है। और भाव विरेचन, भाव को जो है उसको क्या किया जाता है, विरेचित किया जाता है, मनोरंजित किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से उपचार किया जाता है एंजाइटी वाले पेशेंट का, ठीक है ना। साइकोटिक दवाई में क्या चीज़, हैलोपेरिडोल और CPZ, उसके बाद एंटी एंजाइटी में डाइजापाम 0.5 से 15 mg, ठीक है, प्रति डे, वो समझ गए। उसके बाद सम्मोहन, मन विश्लेषण और भाव विवेचन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका नर्सिंग प्रबंध क्या है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रबंध में नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है, देख लीजिए। रोगी की जांच करना, बिल्कुल सही है। मरीज की जैविक लक्षणों की जांच करना, वाइटल साइन का। मरीज को स्वयं देखभाल के लिए प्रेरित करना, मरीज को खुद जो है खुद चीज़ें कर सके अपने से, उसके लिए प्रेरित करना, ठीक है। मरीज की आत्महत्या की प्रवृत्ति को बदलना, एंजाइटी होने के बाद व्यक्ति जो है अपने भविष्य में होने वाले खतरे से निपटने के लिए आत्महत्या कर सकता है, तो इसके लिए जो है इसके प्रवृत्ति को बदलना में नर्स का काम रहता है कि मूड का चेंज करे, मरीज के अंदर सही सोच उत्पन्न करे, निगेटिव चीज़ें नहीं लाए, जो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है उसको दूर करे, ठीक है। मरीज के साथ IPR संबंध स्थापित करे, ठीक है ना, पेशेंट रिलेशनशिप, समझ गए। चलिए पेशेंट नर्स रिलेशनशिप। उसके बाद है NPR होगा, NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्थापित करे। उसके बाद है मरीज का सोने का तरीका व्यवस्थित करे, ठीक है, और मरीज की जनन क्षमता को बनाए रखे, ठीक है। जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है नर्स एंजाइटी वाले चिंता और घबराहट होने वाले पेशेंट को जो है ठीक ठाक करके रखेगी, समझ गए। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इसका कारण याद रखना है कि जीनेटिक्स कारण, बायोमेडिकल कारण, उसके बाद क्या था आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी और कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 कारण था जिसको याद है। कोग्निटिव में नकारात्मक बिना किसी कारण के जो है सोच जो है एंजाइटी दिलाता है। साइकोडायनेमिक में कि आत्मा में जो दमनकारी जो आत्मा है उसमें असफल होने के कारण जो है ये क्या होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका ऊपर था जीनेटिक्स, जिसमें 15% जो है व्यक्ति को क्या करता है और 85% मोनोजाइगोट करता है कारण, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस पूछ सकता है 5 नंबर में कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बताइए। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बहुत जो है आपका क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या रोग भ्रम, ठीक है, विकार से तात्पर्य है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक प्रकार का रोग भ्रम है कि व्यक्ति के अंदर जो है बार बार अपने चीज़ों को लेकर जो है भ्रम रहता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस या रोग भ्रम विकार से तात्पर्य है, रोग भ्रम विकार से तात्पर्य है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में बिना किसी वास्तविक रोग कारक की उपस्थिति के बावजूद व्यक्ति का स्वयं को रोग ग्रसित समझना। देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस अगर किसी को होता है ना तो उसका रोग का भ्रम हो जाता है, उसको लगता है कि हमें जो है ये चीज़ें हो गया, जबकि रियलिटी में उसके अंदर वो चीज़ें है नहीं, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि जो है हमें ये चीज़ें हो चुका है। व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी किसी चीज़ का सिम्टम्स दिखा तो व्यक्ति को लग गया कि जो है हमें कैंसर ही हो गया है, व्यक्ति को लगा कि जो है हमें ट्यूमर ही है, व्यक्ति को लगा कि मेरा ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, मतलब अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जबकि रियलिटी में वैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उसके छोटे छोटे बातों पर उसको लगता है कि हमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ी है
जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, वह बिल्कुल स्वस्थ है फिर भी अपने आप को जो है रोगग्रसित समझने लगता है और जो है व्यक्ति जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता है, ठीक है ना, रोग भ्रम के जाल में फंस जाता है। समझ गए। व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होना, मैंने पहले ही बताया कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो बार बार अपने चीज़ों को ध्यान से देखने लगेंगे कि हमें जो है क्या चीज़ का लक्षण हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं भी लक्षण आएगा फिर भी वो व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जो है देखभाल करते रहेगा, ठीक है। या बिना किसी रोग की उपस्थिति के व्यक्ति इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि वह किसी रोग से ग्रसित है। मतलब ओवरऑल समझिए कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक रोग भ्रम विकार होता है, एक समस्या होता है जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से संबंधित जाल में फंस जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी रोग से ग्रसित है, जबकि वास्तविकता में वो किसी रोग से ग्रसित नहीं होता है। उस व्यक्ति को लगता है कि जो है मैं किसी न किसी रोग से ग्रसित हूँ और वो रोग से संबंधित पूर्वाग्रह कर लेता है, पूर्वानुमान लगा लेता है कि हम जो है इस रोग से ग्रसित है, ठीक है। और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है देख रेख करने वाला हो जाता है अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति। समझ गए। और यही जो है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता है, जो कि एक मानसिक समस्या ही है। समझ गए। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए कि कॉज ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस होने का क्या कारण है। देखिए पहला कारण है जेनेटिक्स, अनुवांशिक कारण। देखिए जितने भी मेंटल डिसऑर्डर लगभग ज़्यादातर जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा जो है जेनेटिक्स प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जेनेटिक्स भी होगा, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। पारिवारिक वातावरण, परिवार में कैसा माहौल है। अगर परिवार में आपको बहुत ज़्यादा बीमारी वाले लोग हैं तो जो है सबको देखते देखते आपके अंदर भी जो है बीमारी के प्रति एक अलग सा जो है इमेज बन जाएगा और अपने प्रति भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पारिवारिक वातावरण पर भी निर्भर करता है और कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद है माता पिता द्वारा बच्चों की अत्यधिक देखभाल। अगर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, नहीं होता है कि एक माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को कुछ भी अगर थोड़ा सा हो जाता है तो हो मेरे बाबू को ये हो गया, मेरे बाबू को वो हो गया, इस टाइप से लोग करते हैं ना माता पिता, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इतना भी अगर नहीं कीजिए कि बाद में बच्चा को चलकर नुकसान हो, बच्चा उसके प्रति आदी हो जाए और धीरे धीरे आप बाद में चल के आपका प्यार अगर उस प्रकार से कमेगा तो बच्चा को जो है मेंटली अटैक हो सकता है। इसलिए इतना करें कि सब दिन प्यार जो है दिख सकता है, ऐसा कीजिए, ठीक है ना। तो माता पिता द्वारा बच्चों का अत्यधिक देखभाल ये भी एक इसका कारण हो सकता है। बाल अवस्था में अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर पाना। अब देखते होइएगा जब बच्चा रहता है बाल अवस्था में, जब 14-15 साल के जब बच्चा रहता है तो उस समय बच्चा जो है किसी भी चीज़ को अपने अंदर की बातों को जो है नहीं कह पाता है अपने गार्जियन से, पेरेंट से। तो ये भी एक कारण बनता है कि धीरे धीरे वो बच्चा जो होता है जब सियाना होगा तो अपने प्रति ज़्यादा केयरी हो जाता है और ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को खुद से जो है देखने लगता है, ठीक है। बाल अवस्था में दुखद शारीरिक व लैंगिक अनुभव। बाल अवस्था में बच्चा अपने मन के बात अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाएगा और उसको जो है कहीं ना कहीं जो है बीमारी है कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर, तो जो है वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो आगे बीमारी उसका ठीक भी हो जाता है, फिर भी वो खुद के जो है बीमारी के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो यही कहता है कि बाल अवस्था में दुखद शारीरिक व लैंगिक अनुभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनोरोगात्मक रुग्णता का प्रभाव। कोई ऐसे जो है साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर है तो भी उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एल्कोहल या नशीले पदार्थ के सेवन। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अपने नशीले पदार्थ या एल्कोहल का सेवन करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को जो है धीरे धीरे ऐसा संवेदनशील हो जाएगा कि उसको लगेगा कि हमारे प्रति हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गंभीर है और यही हमेशा उसको लगेगा, ठीक है। अति संवेदनशील या दर्द सहने की क्षमता कम होना। कोई ऐसे व्यक्ति हो जो हल्का फल्का दर्द को भी नहीं झेलता हो और नहीं कहता है, गाँव देहात में कहता कि ये तो भगला है, मतलब ये जो है थोड़ा मोड़ी बातों पर जो है संवेदनशील हो जाना, ठीक है। और दर्द सहने की क्षमता कम होना। तो ऐसे में व्यक्ति जो है ज़्यादा अपने आप को केयरी बन जाता है, ठीक है।
तनावपूर्ण परिस्थितियों में तनाव दूर करने के लिए मनोरचना का प्रयोग कर बीमार हो जाना, ठीक है ना। मनोरचना जैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्ट्रेस जब कंडीशन होता है तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेंटल मैकेनिज्म का प्रयोग करके अपने आप को बीमार हो जाना, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मेंटल मैकेनिज्म में कि मेंटल मैकेनिज्म के जो है ज़्यादा प्रयोग करने से व्यक्ति जो है क्या होता है, हानि पहुँचता है व्यक्ति को। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अपने आप को जो है तनाव परिस्थितियों में रहते हुए तनाव को दूर करने के लिए मनोरचनाएं का प्रयोग कर बीमार हो जाना, ये भी एक कारण बनता है किसका, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का। इसलिए अगर आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो जो है मनोरचनाएं जिससे जो है तनाव दूर भागे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करें, वरना बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया कारण हाइपोकॉन्ड्रियासिस के। लगभग प्यार दुलार, माता पिता, आसपास एल्कोहल, इसी से संबंधित जो है एक कारण बनता है, समझ गए, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए साइबरकॉन्ड्रिया। एक हो गया हाइपरकॉन्ड्रियासिस, एक होता है साइबरकॉन्ड्रिया। व्यक्ति द्वारा रोग के बारे में इंटरनेट पर अत्यधिक अनुसंधान करना। अब कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो अपने अंदर चल रहे चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर कोई बीमारी वगैरह है तो उसको जो है क्या करेगा, लोगों से कम बताएगा और जो है इंटरनेट पर अकेला खुद से जो है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सर्च करेगा कि इस बीमारी में क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे ठीक होगा। इंटरनेट का यूज ज़्यादा करने लगता है, खोजबीन करने लगता है उस बीमारी से रिलेटेड, और यही जो है क्या कहलाता है, साइबरकॉन्ड्रिया कहलाता है कि व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर अत्यधिक अनुसंधान करना किसी रोग के बारे में, समझ गए। चलिए अब देख लीजिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस का क्या लक्षण होता है। तो व्यक्ति अगर एंजाइटी वाला होगा, बहुत ज़्यादा चिंता में होगा, तो अपने प्रति जो है ज़्यादा केयरी बन जाएगा, ठीक है। निरंतर स्वयं की जांच करते रहना, अपने आप को जो है खुद जांच करते रहना, इससे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। लक्षण एंजाइटी भी हो सकता है, ठीक है ना, और खुद को जो है बार बार टेस्ट करते रहना, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है। स्वयं निदान करना, खुद से जो है डायग्नोसिस ढूंढने लगना, ठीक है, ये सब जो है लक्षण होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस का, ठीक है। छोटे लक्षणों को बढ़ा चढ़ा कर गंभीर लक्षणों के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर देखते होइएगा कि हल्का फल्का चीज़ रहता है तो अपने आप को जो है खुद जो है बढ़ा चढ़ा के बताता है, प्रस्तुत करता है, तो यह क्या है, एक प्रकार के हाइपोकॉन्ड्रियासिस ही है उसके अंदर, ठीक है। चिकित्सक निदान पर अविश्वास करना, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर बता रहे हैं उस पर जो है ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाना, ये लक्षण होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस का। रोगी की तरह व्यवहार कर कार्य क्षेत्र से अधिकांशतः अनुपस्थित रहना, ठीक है। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो कहीं जॉब करेगा तो अपने आप को जो है रोगी घोषित करके, रोगी बता के और अपने कामों से जो है वो छुट्टी लेते रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो ये जो है ये सब जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, यानी वो अपने प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, जिसके कारण वो अपने कामों में भी जो है हवाला दे रहा है स्वास्थ्य का कि मेरा ठीक नहीं है, और इसके लिए वो अनुपस्थित हो रहा है, समझ गए। चलिए इसके बाद डिप्रेशन इसका कारण लक्षण दिखाई देता है, और निदान हेतु बार बार चिकित्सक को बदलना। अब कोई ऐसे रोगी होते हैं जो 1-2 बार दवाई खाएं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह दवाई खाए, उसको नहीं ठीक हुआ तो उसको लगता है कि बाक ये जो डॉक्टर है ये बेकार है, चलिए और कहीं और डॉक्टर के पास चलते हैं या किसी और दवाइयों का सेवन करते हैं। तो ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो व्यक्ति होते हैं ये न डॉक्टर पर विश्वास करेंगे न दवाई पर विश्वास करेंगे। अगर थोड़ा दिन यूज किए नहीं सही लगेगा तो उनको लगेगा ये गलत है, ये हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, और फिर वो चीज़ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस माइंड में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये लक्षण देख लिए। अब इसका जो है नर्सिंग प्रबंध देखिए कि देखिए यहाँ पे रोगी की रोग अवस्था व लक्षणों की जानकारी प्राप्त करना। जो भी रोगी है उसके चीज़ों को प्राप्त करे, इतिहास संग्रह करे, ठीक है। रोगी के उत्पन्न नए लक्षणों की जानकारी चिकित्सक को दे, डॉक्टर के दे, जो भी न्यू सिम्टम्स है उसका, ठीक है। रोगी को भावना अभिव्यक्त की स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि वो जो है अच्छे से सोच सके। रोगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि वह क्या कह रहा है, ठीक है। बाकी रोगी की शारीरिक जांच में उसकी सहायता करें, ठीक है। सभी लक्षण हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो आवश्यक नहीं है, इसलिए सब ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। अब जो भी ऊपर लक्षण आप लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस का देखे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो रियलिटी में भी उसके साथ हो, तो आप ये मानकर कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला पेशेंट है, इसका मेंटली ऐसा बन गया है
तो जो है एक गलत होगा, क्योंकि हो सकता है उसी हाइपोकॉन्ड्रियासिस में कोई रियलिटी में भी बीमारी से हो जो है ग्रसित हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से जो है निरीक्षण करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी को जांच ऐसे समय करें जब लक्षणों का तीव्र सबसे अधिक हो। अब इसका टेस्ट उस समय करें जब व्यक्ति के अंदर इसका लक्षण सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखे, लगे कि हाँ व्यक्ति के अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोगी और उसके संबंधियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यह लक्षण व रोग गंभीर नहीं है, ठीक है। जो भी रोगी है उसके जो भी आसपास के संबंधी है उसको जो है यह नर्स के रूप में आपको बताना पड़ेगा कि यह जो है रोग उतना घातक नहीं है, यह जो है बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। रोगी को यह बात समझानी चाहिए कि वह लक्षणों की ओर ध्यान कम दे, जिससे दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़े, ठीक है। अब नर्स को ये चीज़ चाहिए रोगी को बताना कि आप जो है आप अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, लक्षणों को ज़्यादा आप नहीं देखें, जो कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस व्यक्ति करता है कि अपने छोटे मोटे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, ज़्यादातर लक्षणों पर ध्यान देगा कि ये लक्षण चेंज क्यों हो रहा है, ये वो दिस डैट, तो उसको जो है कम करे, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी को सदा सक्रिय रहने हेतु प्रोत्साहित करे, ठीक है। रोगी को निम्न चिकित्सा की ध्यान दे, ठीक है, जैसे व्यायाम चिकित्सा का, विश्राम तकनीका, विचारों का प्रवाह रोकना, योगा, ये सब का जो है व्यक्ति के अंदर जो है प्रोत्साहन चिकित्सा देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है कोई ज़्यादा खास दवाइयाँ नहीं है। दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं, एंजाइटी का, डिप्रेशन का दवाइयाँ देंगे, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और बनता है, शराब की लत, एल्कोहलिज्म। देखिए, ड्रग एडिशन, जो लोग वीडियो हमारा देखे होंगे ड्रग एडिशन वाला, ठीक है ना, दवा का लत या व्यसन, समझ गए ना, मध व्यसन, तो जो है वो लोग क्या करें, वो लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एल्कोहलिज्म मदिरापान क्या होता है, तो चलिए देख लीजिए। देखिए, एल्कोहलिज्म मदिरापान क्या होता है। एल्कोहलिज्म एक प्रकार का मनोरोग है। देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा अगर कभी कोई एल्कोहल लेता है, मदिरापान लेता है, तब तो मानिए कि ठीक है, वो अपना ले रहा है, कभी कभी ले लेता है। लेकिन जिसको हमेशा 365 दिन में 300 दिन उसको चाहिए ही चाहिए, तो समझिए वो आदी हो चुका है, एल्कोहल के आदी हो चुका है, और उसको जो है इसका लत लग चुका है, और ये जो है उसको मानसिक रूप से ग्रसित कर दिया है, यानी वो एक साइकोलॉजिकल उसको मनोरोग हो चुका है, समझ गए ना। एल्कोहल के प्रति अगर वो नहीं लेगा तो उसको जो है मन नहीं लगेगा, चैन नहीं आएगा, तो यही कहा जाता है कि एल्कोहलिज्म एक प्रकार का मनोरोग है, जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत कार्यप्रणाली प्रभावित होता है। तो एल्कोहलिज्म क्या है कि मदिरा के प्रति, एल्कोहल के प्रति, शराब के प्रति आश्रित हो जाना, लत लग जाना ही एल्कोहलिज्म कहलाता है। यह एक क्या होता है, मानसिक रोग होता है, मनोरोग होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे जो है उथल पुथल मच जाता है। जैसे सामाजिक में उसका जो रिस्पेक्ट है कम जाएगा, आर्थिक कमजोरी हो जाएगा, व्यक्तिगत जो भी काम करेगा वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये एल्कोहलिज्म होता है, समझ गए। इसका कारण देख लीजिए, अलग अलग कारण होता है। एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारण। अब जैविक कारण में जो होता है उसका जो है पारिवारिक इतिहास होगा, रोगजनक व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि उसका जो है रोग हमेशा लगा रहता है उसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से जो है, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, इसका जो है आदी होता है। और ये जो है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविक कारक है। जो व्यक्ति खुद के किसी न किसी कारण से एल्कोहल लेता है तो बायोलॉजिकल कारक हो जाता है, समझ गए। चलिए, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कारक देखिए। साइकोलॉजिकल कारक है मतलब वो व्यक्ति जो है अवसाद, डिप्रेशन में जाने से बहुत लोग क्या करते हैं, एल्कोहल लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास का अभाव मतलब कॉन्फिडेंस का कमी होना। समाज विरोधी व्यक्ति, जो व्यक्ति समाज के विरोधी होते हैं वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं और गाली गलौज मारपीट दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। अपर्याप्तता की भावना, उसके अंदर जो है पर्याप्तता की भावना नहीं है, ठीक है। और कुंठा, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा और निराश की भावना है, जिसके कारण वो साइकोलॉजिकल रूप से कमज़ोर है और साइकोलॉजिकल कारण बनता है उसका ये सब मदिरापान लेने का, समझ गए। चलिए, तीसरा देखिए,
सामाजिक आर्थिक कारण, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? बेरोजगारी, अलगाव होना, समाज में व्यापार में हानि, आर्थिक नुकसानी। सामाजिक बहिष्कार, समाज में जो है समाज से अगर आपको बहिष्कार कर देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके कारण व्यक्ति में जो है बहुत सारे समस्या आता है और फिर व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करने लगता है। समाज में अलगाव के कारण भी लोग सेवन करते हैं, ठीक है। बेरोजगारी से पैसा कम होगा, तंगी आएगा आर्थिक, और फिर जो है व्यक्ति टेंशन में आके एल्कोहल लेने लगता है, ठीक है। देखिए समझ गए। और पारिवारिक तनाव व दाम्पत्य जीवन की समस्या, मतलब परिवार में टेंसी हमेशा एक दूसरे से होना, ये भी कारण बनेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, अब इसका लक्षण देखिए कि कोई अगर एल्कोहल लेता है तो उसको क्या क्या लक्षण होगा। देखिए शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली में बिगाड़ होगा, व्यवसायिक सामाजिक कार्य प्रणाली में बिगाड़ होगा, ठीक है। शराब में मनोग्रसित हो जाएगा, समाजरोधी उग्र व्यवहार करेगा व्यक्ति जो कि सबों के लिए अच्छा नहीं होगा, यौन संबंधी दुष्क्रिया करेगा, मानसिक बेचैनी, डर, घबराहट बनता है, आत्महत्या के विकार और डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, स्वाभिमान की कमी हो जाती है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र में समस्या आता है, तमाम तरीका का समस्या आता है एल्कोहल लेने के बाद। समझ गए। चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है देख लीजिए। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। लीवर सिरोसिस, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर में जो है समस्या उत्पन्न होने लगेगा। आमाशय का जठर शोथ, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आमाशय का, उसमें जो है क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, ठीक है। पाचन ग्रंथियों का प्रदाह, पैंक्रियाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है कोर्सकॉफ साइकोसिस हो जाएगा। उसके बाद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगा व्यक्ति के अंदर, ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, और अस्थायिक मानसिक गड़बड़ी, डेलेरियम हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद व्यक्ति के अंदर पीलिया होगा। उसके बाद एसोफेगाइटिस होगा, मतलब ग्रस नाली का शोथ होगा। उसके बाद एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब व्यक्ति के अंदर समस्या होगा। एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होगा, एसोफेगाइटिस होगा, जॉन्डिस होगा, डिलेरियम होगा, ठीक है। लीवर सिरोसिस होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, कोर्सकॉफ साइकोसिस होगा, एल्कोहल हेपेटाइटिस होगा, पैंक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है। ये सब जो है व्यक्ति के अंदर होता है दुष्प्रभाव, ठीक है। उपचार क्या है तो फार्मेकोथेरेपी के अंदर जो है दवाइयाँ सब जो है लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए डिसुफिल्डाम एंड एंटाब्यूज थेरेपी दिया जाता है उपचार थेरेपी में। उसके बाद एंटी एंजाइटी एजेंट्स या सीडेटिव हाइप्नोटिक्स देते हैं, ठीक है, ताकि व्यक्ति जो है सो सके, नींद ले सके, शांत रह सके और एल्कोहल ना ले, ठीक है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप थेरेपी करते हैं, फैमिली थेरेपी करते हैं। अगर किसी को एल्कोहल शराब की लत छुड़ाना है तो उसे जो है साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, ठीक है ना, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाइए, मनोरोग के पास, और वो व्यक्ति को काउंसलिंग करेगा, ग्रुप थेरेपी देगा, फैमिली थेरेपी देगा, तो जो है वो व्यक्ति क्या होगा, सही हो जाएगा। और उसके साथ अगर एंजाइटी होगा तो एंटी एंजाइटिस ड्रग देगा और सीडेटिव हाइपोनोटिक्स दवाइयाँ देगा, और साथ में अगर डिप्रेशन होगा तो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देगा। तो ये सब जो है दवाइयाँ उपचार देगा और व्यक्ति जो है शराब की लत छोड़ देगा, ठीक है। अब नर्सिंग प्रबंध में खुद से लिख लीजिएगा। नर्सिंग प्रबंध जो है वही सब चीज़ें हैं जो कि ऊपर आप लोग देखे हैं, वही सब चीज़ों को जो है आपको एल्कोहल को दिमाग में रखते हुए नर्सिंग के रूप में क्या क्या करेंगे उसको लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आज समाप्त करता हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। बहुत लोग अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम देखते हैं वीडियो अब बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे में मेरा अब मजबूरी भी है। अब बहुत लोग शायद बोर हो गए होंगे पढ़ाई से, तो जो है मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लगभग सब करा दिया है। अब बच गया है आपका डिफिनीसन, 1 नंबर में पूछता है 10 नंबर का, ठीक है, डिफिनीसन करा दूंगा। और उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि तमाम तरीके के जो साइकोटिक जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक या एंटी एंजाइटी या मूड स्टेबलाइजर, इस प्रकार के जो भी दवाइयाँ हैं सब दवाइयाँ को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, और फिर जो है उसके बाद और लगातार जो है ऑब्जेक्टिव आ ही रहा है, ऑब्जेक्टिव आएगा भी, तो आप लोग पढ़िए। अब आप लोग का सिलेबस धीरे धीरे मैं बताया हूँ कि फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।